अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्वर्टिब्रेट्स को समझने में, याद करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसा है कि उसमें चूँकि बहुत सारे फ़ाइला हैं, तो एक फ़ाइलम की जब प्रॉपर्टीज़ वो करैक्टरिस्टिक्स याद करते हैं तो उनको लगता है कि बहुत अच्छी तरह याद हो गई हैं, लेकिन जब वो दूसरे फ़ाइलम की करैक्टरिस्टिक्स याद करते हैं तो वो पहले वाले की या तो भूल जाती हैं या फिर उन मिक्सिंग हो जाती है। तो बाज़ औक़ात उनको पता नहीं चलता कि कौन सी करैक्टरिस्टिक किस फ़ाइलम की है। उसके लिए बहुत आसान तरीके मैं आपको बताऊंगा याद रखने के लिए, याद करने के लिए, समझने के लिए और याद रखने के लिए भी। तो सबसे पहले इस सिलसिले का जो पहला आज का लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे कि किस फ़ाइलम की टैक्सोनॉमिक पोजीशन क्या है और उस टैक्सोनॉमिक पोजीशन से हमें कितनी बातें याद रह सकती हैं जो हम बग़ैर याद किए, बग़ैर रट्टा लगाए किसी भी फ़ाइलम की टैक्सोनॉमिक पोजीशन को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो आप सिर्फ उस फाइलम की टैक्सोनॉमिक पोजीशन को देखकर ही पता लगा सकते हैं। तो देखते हैं हम पहले तो क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इन्वर्टिब्रेट्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, किस फाइलम की टैक्सोनॉमिक पोजीशन कैसी है, ताकि आपको फाइलम की करैक्टरिस्टिक्स याद करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि हम चूँकि एनिमल्स को पढ़ते हैं तो हमारा जो किंगडम है वो है एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया के जो मेंबर्स हैं इनको हम कहते हैं एनिमल्स, इनको एनिमल्स कहते हैं। तो एनिमल्स को पहल जब क्लासीफाई किया गया, जो पहली ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन थी उसके मुताबिक हमने ये किया कि एनिमल्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक को हमने, एक हिस्सों को में हमने रखे सारे यूनिसेलर एनिमल्स, और एक में सारे हमने रखे मल्टी सेलुलर। ये थी हमारी सबसे पुरानी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स थे उनके लिए जो ग्रुप बनाया गया वो था प्रोटोजोआ, और जो मल्टी सेलर के लिए बनाया गया वो था मेटाजोआ। प्रोटो का मतलब होता है पुराना, प्रीवियस, प्रिमिटिव। मेटा का मतलब होता है बाद में आने वाला, या बेहतर, या अच्छा, या मॉडर्न इससे। तो चूँकि सबसे पहले हमारा बिलीफ ये है कि पहले यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स ज़मीन पर आए थे, सबसे सादा वो हैं, तो उनको हमने सबको प्रोटोजोआ में रखा, और जो मल्टी सेलर थे सारे उनको हमने मेटाजोआ में रखा। अब इसमें जो हम पुराने ज़मानों से क्लासिफिकेशन का तरीका पढ़ते आ रहे हैं कि हुआ ये कि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स थे उनमें बड़ी कन्फ्यूजन ये थी कि कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिनके लिए बड़े हम कंफ्यूज थे कि इनको हम एनिमल्स में रखें या हम प्लांट में रखें। जैसे हम यूग्लिना को अगर देखें तो यूग्लिना के पास एक फ्लैजेलम है, और इस फ्लैजेलम को देखकर तो हमें लगता है कि ये एनिमल ही होगा ना, क्योंकि ये मूव करता है, एक्टिवली स्विम करता है, लेकिन इसके पास एक क्लोरोप्लास्ट भी है, और जब इसको एनवायरनमेंट से फूड नहीं मिलता तो ये अपना फूड खुद भी प्रिपेयर कर लेता है। इससे लगता है कि ये एक प्लांट हो सकता है। इसी तरह अगर आप क्लेमिडोमोनास को देखें तो इसके पास भी दो फ्लैजेला हैं, जिससे लगता है कि ये एनिमल है, लेकिन इसके पास एक बड़ा कप शेप का क्लोरोप्लास्ट भी है, और जब ज़रूरत होती है तो ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से अपना फूड खुद बना सकता है। इससे लगता है कि ये प्लांट है। तो इस तरह की कन्फ्यूजन्स पैदा हो गई, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स ऐसे थे जिनके बारे में कभी हमें लगता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमें लगता है कि ये एनिमल्स हो सकते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखकर हमें लगता था कि ये इनको प्लांट्स में होना चाहिए था। तो फिर अल्टीमेटली ये किया कि इस तरह के जो एनिमल्स थे इन सब को हमने एनिमेलिया से निकाल दिया, तो इनको एक अलग ग्रुप में रख दिया। इसके बाद, इस कंफ्यूजन के पैदा होने के बाद हमने सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स को एनिमेलिया से निकाल दिया। अब ये सारे एनिमल्स जो हैं ये एक अलग ग्रुप में चले गए हैं,
इनको हम प्रोटिस्ट्स कहते हैं। तो उसमें सारे एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट हैं वो भी उसमें चले गए, प्लांट लाइक भी उसमें चले गए। तो अब एनिमेलिया के अंदर ये वाले एनिमल्स नहीं रहे, ये एनिमल्स नहीं, ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनका एक अलग ग्रुप बन गया। तो अब एनिमेलिया के अंदर सिर्फ मेटाजोआ यानी सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आपने एक बात इंतहाई ध्यान से सुननी और याद रखनी है कि कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल नहीं हो सकता। एनिमल की डेफिनेशन के मुताबिक सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही, सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही एनिमेलिया में शामिल होंगे। कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एनिमेलिया का हिस्सा नहीं है, वो एनिमल नहीं कहलाएगा। तो जो हम ऑर्गेनिजम्स पढ़ा करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं अमीबा पढ़ते हैं हम, यूनिसेलर है। पैरामीशियम हम पढ़ते हैं, यूनिसेलर है। इसी तरह यूग्लिना है, क्लेमाडोमोनास है। ये सब ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये प्रोटिस्ट्स कहलाते हैं, ये एनिमल्स नहीं हैं। हाँ अलबत्ता क्योंकि इनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ एनिमल्स जैसी हैं तो हम इनको कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स, लेकिन ये एनिमल्स नहीं हैं। तो एनिमेलिया में अब सिर्फ एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स बच गए हैं और वो हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स तो ये सब के सब अब सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब एनिमल्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं पैराजोआ और एक को हम कहते हैं यूमेटाजोआ। अच्छा, अब मेटाजोआ से तो आपको फौरन क्लिक करना चाहिए कि ये तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे और यू का मतलब है ट्रू, तो ये हैं ट्रू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और अगर ये ट्रू मल्टी सेलुलर हैं तो इसका मतलब है, इसका ये मतलब नहीं कि इधर मल्टी सेलुलर है तो इधर यूनिसेलुलर होंगे। मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल नहीं हो सकता। तो इधर जो है, अगर इधर मल्टी सेलुलर है तो इधर भी मल्टी सेलुलर ही है, यहाँ कोई यूनिसेलुलर नहीं हो सकता। तो ये यहाँ ये जो वर्ड है ना ये एक्सप्लेन करता है आपको। यू मेटाजोआ का मतलब है ये अगर ट्रू मल्टी सेलुलर है तो ये फिर मल्टी सेलुलर तो ज़रूर होंगे लेकिन ये ट्रू मल्टी सेलुलर नहीं है। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि ट्रू मल्टी सेलुलैरिटी क्या होती है, यानी सेल्स के ज़्यादा होने का फ़ायदा उठाना। यानी ऐसा भी हो सकता है कि सेल ज़्यादा तो हों लेकिन उनके ज़्यादा होने का कोई फ़ायदा ना हो, और ऐसा हो सकता है कि सेल ज़्यादा हो और उनके ज़्यादा होने का फ़ायदा भी हो। ये दो तरह की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनको हम कहते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और इनको हम कहते हैं ट्रू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी दोनों ही मल्टी सेलुलर हैं। इनको हम कहते हैं ट्रू मल्टी सेलुलर और इनको हम कहते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ ट्रू मल्टी सेलुलैरिटी, यानी किस बात को हम ये कहते हैं कि ये ट्रू मल्टी सेलुलर। तो दो तरह की, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स की दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। एक तरह की को हम ट्रू कह रहे हैं और एक को हम फॉल्स कह रहे हैं या हम सिंपल कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक हॉस्टल में अगर 10 लोग रह रहे हों तो वो ऐसे रह सकते हैं कि उनमें से हर एक बंदा अपने लिए बाहर से सब्ज़ी खुद ख़रीदने जाता है, खुद ही ला के उसको पकाता है, खुद ही अपने कपड़े इस्त्री करता है, खुद ही अपने कपड़े धोता है, अपने कमरे की सफाई भी करता है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में किसी को किसी बात, किसी दूसरे के किसी काम से कोई गर्ज नहीं है। इन 10 लोगों में से अगर 9 लोग छुट्टी पे घर चले गए हैं और हॉस्टल में एक बंदा अकेला बच गया तो उसको उन 9 के एब्सेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर एक बंदा छुट्टी पे चला गया तो 9 लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। और एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो सकती है कि 10 लोग जो हैं वो एक हॉस्टल में रहते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, वो काम की तकसीम करते हैं। 2 लोग जो हैं वो सब के लिए खाना बनाते हैं, 2 लोगों का एक ग्रुप जो है वो सब के कपड़े धोता है, 2 लोगों का एक ग्रुप सब के कपड़े इस्त्री करता है, 2 लोगों का एक ग्रुप जो है वो बाज़ार से सब्ज़ी लाने का काम करता है। तो उन्होंने काम को तकसीम कर लिया। अब काम को तकसीम करने से फ़ायदा ये होता है कि हम सब्ज़ी लाने का काम जो है वो उन लोगों के ज़िम्मे लगाएंगे जो अपने काम में एक्सपर्ट होंगे, जिनकी ज़ुबान ज़्यादा चलती होगी, जो बार्गेनिंग कर सकते होंगे। तो सब लोगों को अच्छी सब्ज़ी मिलेगी। और पकाने का काम हम उन 2 लोगों के ज़िम्मे लगाएंगे जो
पकाने में माहिर होंगे, जो अच्छा मज़ेदार खाना बनाते होंगे। बर्तन धोने का काम, कपड़े धोने का काम, इस्त्री करने का काम, हर काम हम एक्सपर्ट्स के ज़िम्मे लगाते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर में ये फ़ायदा होता है कि काम की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। जब हर कोई अपना काम खुद करता है तो ऐसा होता है कि एक काम कोई अच्छा करता है, उसको खाना अच्छा बनाना आता है, लेकिन वो गंदे कपड़े पहन के यूनिवर्सिटी जाता है, तो हो सकता है कभी इतने गंदे कपड़े हों कि वो खाना तो खा ले लेकिन यूनिवर्सिटी जा ही ना पाए। वो सोचे कि इतने गंदे कपड़े पहन के तो नहीं जाना चाहिए, काम तो नहीं हुआ फिर। या अगर उसको अच्छे कपड़े धोने और इस्त्री करना आते हैं लेकिन वो खाना नहीं बना पाया, उससे इतना बुरा खाना बना कि वो खा ही नहीं पाया और उस वजह से वो यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया। तो जब हर कोई हर काम अपना खुद ही करता है तो उसमें काम की क्वालिटी जो होती है वो सब कामों की क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती। लेकिन जब डिवीजन ऑफ लेबर होती है, हर किसी के ज़िम्मे वही काम लगाया जाता है जिसमें वो एक्सपर्ट होता है। तो 10 लोगों के इकट्ठे रहने का फ़ायदा ये है कि काम की क्वालिटी अच्छी हो, यानी डिवीजन ऑफ लेबर हो। इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा होती है, उसमें अगर 2 लोग घर छुट्टी पे चले गए तो बाकी 8 लोगों का काम बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा है लेकिन काम की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी, हर काम की क्वालिटी अच्छी होगी। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि डिवीजन ऑफ लेबर की जाए। ये है वो वाली ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स बहुत सारे हैं, इधर भी सेल्स बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ सेल्स क्या करते हैं, मिलकर आपस में काम को तकसीम करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं। सेल्स मिलकर ग्रुप बनाते हैं जिसको हम टिश्यू कहते हैं। कई डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाती हैं, ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम्स बनाते हैं, काम को तकसीम करते हैं और काम की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। यहाँ सेल्स बहुत सारे हैं लेकिन हर सेल अपना काम खुद ही कर रहा है। बहुत लूज़ किस्म की, सिंपल किस्म की ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यूज़ बनती हैं, इनमें ऑर्गन्स नहीं बनते हैं, इनमें सिस्टम्स नहीं बनते हैं। तो काम की क्वालिटी, स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकती, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो सकती इनमें। तो अब ज़ाहिर है कुछ फ़ाइला जो हैं वो इस ग्रुप में हैं और कुछ फ़ाइला जो हैं वो इस ग्रुप में हैं। अब हमें ये भी देखना होता है कि किस ग्रुप में इंडिविजुअल्स की वैरायटी जो है, एनिमल्स की वैरायटी ज़्यादा होगी। देखिए जो जो ग्रुप अडेप्टेड ज़्यादा होगा ना, जिसकी करैक्टरिस्टिक्स इतनी अच्छी होंगी कि वो एनवायरनमेंट के साथ मैच कर रही होंगी, वो हमेशा दुनिया में उसकी तादाद आपको और वैरायटी ज़्यादा नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर एम्फीबियंस को देखें, आपने ज़िंदगी में शायद 1-2 एम्फीबियंस के नाम सुने हो, या 3 के ज़्यादा से ज़्यादा। फ्रॉग का नाम सुना होगा, टोड का नाम सुना होगा और सैलेमेंडर का नाम सुना होगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो कोई बहुत सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स नहीं है, इसलिए दुनिया में उनकी वैरायटी और तादाद भी बहुत कम है। लेकिन इंसेक्ट्स को देखें आप, दुनिया के जिस हिस्से में चले जाते हैं, जिस तरह का भी इन्वायरमेंट है, जिस तरह की भी जियोग्राफी है, वहाँ आपको कोई ना कोई इंसेक्ट, कोई मच्छर मक्खी, कोई टिड्डी, कोई कॉकरोच, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिल जाएगा। तो दुनिया में उनकी तादाद ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा अच्छी तरह अडेप्टेड है दुनिया में, तो इस तरह एनवायरनमेंट के साथ मैच करें। अब अगर इसको देखें ना, अब आप देखें, हम ये कहते हैं कि पैराजोआ जो है इसमें सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब ये है कि इनमें सेल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सिंपल है। अगर सिंपल है तो अच्छी बात तो नहीं है, सिंपल यानी जितनी ज़्यादा कम्प्लेक्स होगी उतना उनको एनवायरनमेंट में रहने में आसानी होगी। तो समझ जाएं कि पैराजोआ के जो मेंबर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह अडेप्टेड नहीं है, बहुत कम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल होंगे, इसलिए दुनिया में इनकी तादाद भी कम ही होगी। तो पैराजोआ के अंदर एक फाइलम है जिसका नाम है पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब है पोर बियरिंग एनिमल्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। पोरीफेरा के अलावा बाकी जितने, ये एक मेजर फाइलम है और पैराजोआ में एक फाइलम है पोरीफेरा। इसके अलावा जितने एनिमल के जितने फाइला हैं वो सब के सब यूमेटाजोआ में हैं। अब आपको वो बात समझ आई होगी कि जितना कोई ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा, जितना ज़्यादा अडेप्टेड होगा, उसकी दुनिया में तादाद जो है और उसकी जो वैरायटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। यूमेटाजोआ, चूँकि ये हम कहते हैं कि एक ट्रू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ट्रू मल्टी सेलुलैरिटी एक अच्छी चीज़ है, तो इसलिए पोरीफेरा के अलावा बाकी सारे जितने एनिमेलिया के फाइला हैं वो सारे के सारे यूमेटाजोआ में आ जाएंगे। तो ये हैं सारे, अब सारे बाकी जो हैं वो ट्रू मल्टी सेलुलैरिटी में आ जाते हैं। अब ट्रू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि यूमेटाजोआ हैं, इनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 2 ग्रेड्स में। एक को हम कहते हैं ग्रेड रेडिएटा और इस एक को हम कहते हैं ग्रेड
बाइलेटरिया, ग्रेड रेडिएटा और एक को हम कहते हैं ग्रेड बाइलेटरिया। अच्छा, अब इनके नामों से ना हमने जब भी आप कोई टॉपिक शुरू करते हैं ना, तो उस टॉपिक का जो टाइटल होता है ना वो आपको बहुत सारी बातें याद दिलाता है। बस आपके दिमाग को क्लिक करना चाहिए, जिसके लिए आपको थोड़ी सी अपने दिमाग की प्रैक्टिस भी करवानी है कि आपको टाइटल जो है वो क्या बात याद दिलाता है। तो कोई 1 2 3 बातें तो ऐसी ज़रूर होती हैं जो आपको टाइटल ही याद दिला देता है, बजाय इसके कि आप रटल गए। ग्रेड रेडिएटा के जो मेंबर्स हैं ये रेडियली सिमेट्रिकल है, रेडियली सिमेट्रिकल। अब सिमेट्री क्या है कि ऑर्गन्स की, पार्ट्स की जो अरेंजमेंट है वो कैसी है बॉडी के अंदर। 2 तरह की सिमेट्री हो सकती है, एक तरह की सिमेट्री हो सकती है रेडियल और एक तरह की हो सकती है, जैसा कि नाम से भी आपको क्लिक करना चाहिए, एक तरह की सिमेट्री हो सकती है बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, यानी अरेंजमेंट 2 तरह है। अब इनमें दोनों में फ़र्क क्या है? देखें, एक तरह का ऑर्गेनिज्म ऐसा हो सकता है कि जैसे ये एक प्लेनेरियन, इसको अगर आप, इसके ऑर्गन्स इस तरह अरेंज हैं कि यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन प्लेनेरिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। ये इसका राइट हो गया और ये इसका लेफ्ट हो गया, ये 2 एक जैसे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। इस लाइन के अलावा कोई लाइन ऐसी नहीं है जो इसको 2 एक जैसे हिस्सों में डिवाइड कर दे। इधर से अगर आप ड्रॉ करेंगे, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा एक जैसा नहीं है। तो इस तरह की और इस तरह की सिमेट्री जो है, इस तरह की अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स जिसमें आप किसी एनिमल को सिर्फ एक ही लाइन से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह की सिमेट्री को कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। जैसा कि हम, तो हमारी ये एक लाइन है, यहाँ से अगर हम डिवाइड करें तो हमारा राइट और हमारा लेफ्ट, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। इस लाइन के अलावा कोई लाइन ऐसी नहीं है जो हमारी बॉडी को 2 एक जैसे पार्ट्स में डिवाइड करे। यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा फ्रंट, हमारा बैक एक जैसा नहीं है। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारा अपर पार्ट और लोअर पार्ट जो है वो एक जैसे नहीं है। तो हमारी सिर्फ एक ही लाइन है जिससे हम 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं। इस तरह की सिमेट्री को कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। अब अगर कोई एनिमल इस शक्ल का है, यानी गोल है, तो इसको अगर यहाँ से हम डिवाइड करें तो 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करें तो भी ये 2 एक जैसे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको इधर से डिवाइड करेंगे तो भी हो जाएगा, इधर से करेंगे तो भी हो जाएगा। इस तरह की सिमेट्री को कहते हैं रेडियल सिमेट्री। इस तरह की सिमेट्री में क्या होता है कि ऑर्गन्स की जो अरेंजमेंट है वो एक सेंट्रल पॉइंट के गिर्द होती है। डिवाइड करेंगे तो आधे ऑर्गन्स इधर, आधे उधर, और इस तरह कंसेंट्रिक टाइप की अरेंजमेंट होती है कि कोई भी लाइन जो सेंटर से गुजर रही हो वो एनिमल को 2 एक जैसे हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इस तरह की सिमेट्री को कहते हैं रेडियल सिमेट्री। अब आप, पहले मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर कोई अच्छी तरह अडेप्टेड है, इसकी प्रॉपर्टीज़ एनवायरनमेंट के साथ मैच कर रही हैं, तो याद रख लें कि दुनिया में उसकी तादाद और वैरायटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो जिनकी करेक्टरिस्टिक्स एनवायरनमेंट के साथ मैच नहीं कर रही हैं वो दुनिया में आपको कम नज़र आएंगी, एंड वाइस वर्सा। अगर आपको कोई स्पीशीज़ दुनिया में कम नज़र आ रही है, कोई ग्रुप के मेंबर्स कम नज़र आ रहे हैं ना, तो आप समझ लें कि ये वेल अडेप्टेड नहीं है। अब आप देखें, आपको ऐसे एनिमल्स दुनिया में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं या ऐसे नज़र आ रहे हैं। देखो, हम इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, कैसे एनिमल्स हैं। हमें बिल्ली नज़र आती है तो उसको भी आप बिल्कुल दरमियान से देखें तो उसका राइट और लेफ्ट आपको एक जैसा हो। इसके अलावा कोई प्लेन ऐसा आपको नहीं मिलेगा। कुत्ते को देख लें, कॉकरोच को देखें, मक्खी को देखें, मच्छर को देखेंगे, भैंस को देखें, गाय को देखें, घोड़ा, गधा, शेर, हिरन, जितने एनिमल्स हमें नज़र आते हैं, मछलियाँ, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, सब ऐसे ही हैं कि एक प्लेन है तो उससे हम जब डिवाइड करेंगे तो 2 बराबर हिस्से उसके बन जाएंगे। लेकिन इस प्लेन के अलावा कोई प्लेन ऐसा नहीं है जिससे आप उस एनिमल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर पाएँ। इसका मतलब है कि दुनिया में ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे ही, एनिमल्स तो ऐसे ही हैं जो बायलेटरली सिमेट्रिकल है।
यानी सिर्फ एक ही प्लेन से दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करें। अब आप सोचेंगे ना अगर, तो आपके शायद ही जहन में आए कोई ऐसा एनिमल जो बिल्कुल इतना गोल मटोल हो कि आप उसको किसी भी प्लेन से दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकें, शायद ना जहन में आया। तो ऐसे जैसे सी अर्चन है, आप शायद ही आपने देखा हो, सी अर्चन गोल मटोल सा होता है, उसको आप कई बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कई प्लेन से। इसी तरह इस तरह का एक हाइड्रा जो है, हाइड्रा ये एक्वेटिक है, मरीन एनवायरनमेंट में रहता है, इसको आप अगर यहाँ से यूँ डिवाइड करें यूँ, तो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको यूँ डिवाइड करेंगे तो भी ये दो एक जैसे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल जैसे आप सेब काटते हैं, सेब को आप यूँ दरम्यान से काटते हैं और दूसरा जो आप कट लगाते हैं वो बिल्कुल उसके राइट एंगल पर होता है, और वो भी उसी दो बराबर हिस्सों में उसको डिवाइड कर सकता होता है। तो ये रेडियली सिमेट्रिकल, यूँ काटेंगे नहीं होगा, लेकिन बहरहाल एक से ज़्यादा प्लेन्स ऐसे हैं जिनसे आप इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये रेडियली सिमेट्रिक। ऐसे एनिमल्स या गोल एनिमल्स आपको शायद कम ही नजर आएंगे। इसका मतलब ये है, वही बात फिर आपको क्लिक करनी चाहिए कि रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स जो हैं वो दुनिया में कम ही होंगे, और बायलेटरली सिमेट्रिकल चूँकि हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा अच्छी तरह अडेप्टेड हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छी होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज़ कम होंगी, और इनमें एनिमल जो हैं वो भी कम ही आपको नज़र आएंगे। ओके, तो नतीजा ये निकला कि ग्रेड रेडिएटा के अंदर जो फाइलम है वो है, मेजर जो फाइलम है वो है निडेरिया, नाइडेरिया भी इसको पढ़ते हैं, सिनिडेरिया भी पढ़ते हैं, पुराना इसका नाम था सेलेंट्रेटा, इसको सेलेंट्रेटा भी कहते हैं। निडेरी, अच्छा, अब वही उसी को कंटिन्यू करें ना बात को, कि रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म चूंकि हमें लगता है कि इस तरह की जो सिमेट्री है ये अच्छी सिमेट्री नहीं है, तो वो क्योंकि हमें पता चला ना कि बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म तो दुनिया में ज़्यादा, इसका मतलब है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी होंगी। हम बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं ह्यूमंस, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड हम लोग हैं, सबसे अच्छे अडेप्टेड भी हम लोग हैं, टॉप पर हैं। तो ग्रेड रेडिएटा में एक ही फाइलम है निडेरिया, जो मेजर फाइलम, ये रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी इनकी बॉडी को एक से ज़्यादा प्लेन से दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। जो बाकी बच गए हैं सारे के सारे एनिमल के किंगडम, वो सब के सब बायलेटरिया में आ जाएंगे। तो इसमें एक ही फाइलम निकल गया, बाकी सब के सब जो है वो आगे ग्रेड बायलेटरिया के अंदर। अब बायलेटरिया को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अब ग्रेड बायलेट, अब यहाँ ये क्लासिफिकेशन है ना ग्रेड्स वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि आपने फाइला के करैक्टरिस्टिक्स को याद कैसे करना है। देखिए, कोई फाइलम जैसे ये निडेरिया, जब आप निडेरिया की, अगर आपको निडेरिया की टैक्सोनॉमिक पोजीशन के बारे में पता है तो ये आपको इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन बहुत सारी बातें याद दिलाएगी। मसलन आपको निडेरिया को देखकर फौरन ये याद आ जाना चाहिए कि ये ग्रेड रेडिएटा का मेंबर है, इसका मतलब है कि ये रेडियली सिमेट्रिकल है, और ग्रेड रेडिएटा यूमेटाजोआ का एक पार्ट है, तो इसका मतलब है कि निडेरिया ट्रू मल्टी सेलुलर भी होगा। तो अब दो तीन प्रॉपर्टीज़ तो आपको ये ज़रूर याद हो जानी चाहिए कि जो फाइलम निडेरिया के सारे मेंबर्स ट्रू मल्टी सेलुलर हैं, और ये ग्रेड रेडिएटा के मेंबर्स हैं यानी रेडियली सिमेट्रिकल हैं, और कुछ बातें आपको इसका टाइटल भी याद दिलाएगा जो हम बाद में इसकी बात करेंगे। अब दो तीन बातें आपने ग्रेड रेडिएटा और बायलेटरिया के बारे में याद रख लेनी है। जैसे ग्रेड रेडिएटा के जो मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स, पहली बात जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि रेडियली सिमेट्रिकल है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है कि इनकी बॉडी सेल्स की दो लेयर्स से बनती है, दो जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बनी होती है। डेवलपमेंट के दौरान जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उनकी दो लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो इसलिए हम इनको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब चूंकि ग्रेड रेडिएटा के मेंबर्स डिप्लोब्लास्टिक हम कहते हैं, तो इस ग्रेड रेडिएटा के अंदर जितने भी फाइला होंगे सब में आप बेफिक्र होकर लिख सकते हैं कि निडेरियन जो हैं वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, क्योंकि ये रेडिएटा के मेंबर्स हैं, और सारे रेडिएटा के मेंबर्स
डिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं। ठीक है। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है, ग्रेड रेडिएटा के जो मेंबर्स हैं उनमें डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। डिफ्यूज्ड कैसा होता है, जिसमें सेंट्रलाइजेशन ना हो। जैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, हम जब भी कोई स्टिमुलस रिसीव करते हैं, हमारा हाथ गर्म तवे को लगता है, तो ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली बाइसेप्स को नहीं जाती, बल्कि यहाँ से ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की तरफ जाती है, वहाँ से वापस आती है। तो ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तौर पे काम करता है, डायरेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो, तो इस तरह का नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम कहलाता है। और ग्रेड रेडिएटा के जितने भी फाइल हैं, जितने भी मेंबर्स होंगे, सब में डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम होगा। और चौथी बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सैक लाइक कैसा होता है, थैली की तरह। थैली कैसी होती है, उसका एक ही मुंह होता है, उससे हम चीज़ें डालते हैं, उसी से निकालते हैं। तो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें एक ही ओपनिंग होती है, वही माउथ के तौर पे काम कर रही होती है और वही एनस के तौर पे भी काम कर रही थी। यानी फूड उसी में से एंटर होता है और अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो उसी में से बाहर निकल होता है। इसको कहते हैं सैक लाइक डाइजेस्ट। और इसका उलट ग्रेड बायलेट्रिया है, यानी ग्रेड बायलेट्रिया के मेंबर्स बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। ये रेडियली सिमेट्रिकल थे, वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। ये डिप्लोब्लास्टिक थे, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी इनकी बॉडी सेल्स की 3 लेयर से बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। इनका नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप का, इनका सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक है और इनका ट्यूब लाइक, 2 ओपनिंग्स वाला, यानी एक माउथ और एक एनस। अब आप देखें कि जब आप बायलेट्रिया का कोई भी फाइलम, यहाँ बहुत सारे फाइलम हैं, और कोई फाइलम पढ़ेंगे तो आप उसकी कितनी बातें बगैर रटा लगाए, बगैर याद किए लिख सकते हैं। पहली बात आप लिखेंगे कि ये ट्रू मल्टीसेलर है, जो भी बायलेट्रिया का मेंबर होगा, यहाँ जो भी फाइलम आ रहता है। पहली बात तो आपने बगैर सोचे समझे लिख देना कि ये ट्रू मल्टीसेलर है, क्योंकि ये ग्रेड रेडिएट और बायलेट्रिया दोनों यूमेटाजोआ से निकले हैं। दूसरी बात, आप बगैर सोचे समझे लिख सकते हैं कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये बायलेट्रिया के मेंबर्स हैं, जो भी फाइलम होगा ये। और उसके बाद आपने तीसरी बात ये लिख देनी है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी इनकी बॉडी सेल्स की 3 लेयर्स से बनी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। चौथी बात आपने ये लिख दी है कि इनका नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। और पांचवी बात आपने लिख देनी है कि इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो ट्यूब लाइक है, यानी 2 ओपनिंग्स वाला, माउथ और एनस 2 ओपनिंग्स। ये बातें बायलेट्रिया के हर फाइलम में 5 बात। देखिए ना, जब एग्ज़ाम में सवाल आता है कि ये फलां वाला फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इसके 10 करेक्टरिस्टिक्स लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही आएगा। उन 10 में से अगर 5 आपको बगैर याद किए जाती हूँ, क्योंकि ये 5 जो मैंने अभी आपको गिनवा दी हैं, ये 5 जो हैं वो प्लेटी हेल्मिन्थीस की भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो स्कैल्मिन्थीस की भी हैं, वो मोलस्का की भी हैं, वो आर्थ्रोपोडा की भी हैं, वो इकाइनोडर्मेटा की भी हैं, वो कॉर्डेटा की भी हैं, वो हेमिकॉर्डेटा की भी हैं, कॉर्डेटा की भी हैं। ये 5 प्रॉपर्टी तो सब में आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो बायलेट्रिया से निकले हैं। तो बायलेटरली सिमेट्रिकल जितने भी ऑर्गेनिज्म उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप बिल्कुल बेफिक्र होकर लिख सकते हैं। अब आ जाती हैं हम ग्रेड बायलेट्रिया की तरफ। तो ग्रेड बायलेट्रिया को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। किस बेस पर किया हमने? ये हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, एब्सेंस और टाइप ऑफ सीलोम बॉडी कैविटी। सीलोम क्या है? बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी क्या है? जनरल अगर ऑर्गेनाइजेशन हमारी देखें ना, तो ये है हमारी एनिमल्स की बॉडी वॉल, और ये है दरमियान में हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक, यहाँ माउथ और यहाँ एनस। बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक के दरमियान ये जो खाली जगह है, ये बॉडी कैविटी है। ये एनिमल में हो सकती है, नहीं हो सकती, या फॉल्स हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि ट्रू बॉडी कैविटी हो, ऐसा हो सकता है फॉल्स बॉडी कैविटी हो, और हो सकता है कि हो ही ना। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं। इन्हीं बातों की वजह से हमने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं एसीलोमेटा,
एसिलोमेटा। मेंबर्स को कहते हैं एसिलोमेट्स। ए स्टैंड फॉर एब्सेंस, यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें सीलोम है ही नहीं सिरे से, एब्सेंट है, इनको कहते हैं एसिलोमेट्स। एक तरह के मेंबर्स हैं सूडोसिलोमेट्स। सूडोसिलोमेटा ग्रुप का नाम सूडोसिलोमेट्स। सूडो का मतलब है फॉल्स, जिनमें बॉडी कैविटी है तो सही लेकिन फॉल्स। अच्छा, नहीं होने का क्या मतलब है कि एक्टोडर्म ने बॉडी वॉल बना दी, एंडोडर्म ने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना दिया, मीजोडर्म ने यहाँ सेल्स से जगह को भर दिया। इस खाली जगह को अगर सेल्स की मदद से भर दिया गया है, ये दरमियान में खाली जगह नहीं है, तो हम कहेंगे कि इस एनिमल के अंदर बॉडी कैविटी नहीं है, एब्सेंट। तो इस तरह के एनिमल जो है वो एसिलोमेटा में आ जाएंगे। अगर ऐसा है कि बॉडी कैविटी है तो सही लेकिन ट्रू नहीं है, ट्रू ना होने का क्या मतलब है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ये एक मकान है और ये भी एक मकान है और दरमियान में जो जगह है ये खाली है, तो इसको कोई क्या करे, इस दीवार को इस्तेमाल करके और इस दीवार को इस्तेमाल करके यहाँ छत बना ले, ये इसका घर तो बन गया, लेकिन ये इसका ट्रूली घर नहीं है। अगर इसने मुरम्मत के लिए थोड़ा बहुत तोड़ा तो ये छत नीचे गिर जाएगी, इसने तोड़ा तो ये गिर जाएगी। जब दोनों तरफ दीवार होने के बावजूद हम जब घर बनाते हैं तो अपनी अलग दीवार बनाते हैं, अपनी बाउंड्री होती है दोनों तरफ से। तो अगर तो ऐसी सीलोम है जिसकी अपनी कोई बाउंड्री नहीं है, कहाँ से ले सकते हैं, एक तरफ से बॉडी वॉल, दूसरी तरफ से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर ऐसे इस बाउंड्री को इस्तेमाल करके बॉडी कैविटी बनाई गई है तो ये ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, ये फॉल्स बॉडी कैविटी कहलाती है। इसको हम सूडोसिलोमेटिन को कहते हैं। और अगर ऐसा है कि यहाँ एक अलग से लाइनिंग है बॉडी वॉल के अंदर की तरफ और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाहर भी एक लाइनिंग है, तो इस बॉडी कैविटी को ट्रू बॉडी कैविटी कहते हैं। और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सीलोमेट्स कहलाते हैं। अब एसिलोमेटा में जो भी फाइलम होगा, कौन सा एक फाइलम है इसके अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थीस। अब इस फाइलम को अगर आप देखें ना, इस फाइलम की करैक्टरिस्टिक्स लिखते वक्त आपने क्या लिखना है, वो जो पहले मैंने आपको 5 बातें बता दी हैं। पहले आपने लिखना है कि ये ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल है, बिल्कुल बगैर सोचे समझे लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसके आगे जितने भी फाइला हैं वो सब में ये वाली प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कि ये ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, और इनका जो नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है, और इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव है। ये सारी बातें जो हैं ये आप बगैर सोचे समझे लिख सकते हैं। शायद ही कहीं इक्का दुक्का एक्सेप्शंस आएंगी, जैसे प्लेटी में एक आध एक्सेप्शन आती है, बाद में आपको मैं बताऊंगा जब हम प्लेटी को पढ़ेंगे। तो अभी आप जो है वो जनरली ये याद रख सकते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो आप प्लेटीहेल्मिन्थीस ने 5-6 बातें आप इसमें बगैर याद किए भी लिख सकते हैं। सूडोसिलोमेटा में जैसे एक फाइलम है एस्केल्मिन्थीस। अच्छा, आप इसको लिखते, जब आप इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे ना एस्केल्मिन्थीस की, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं कि ये ट्रू मल्टीसेलुलर है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम वाला है और सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम वाला है। और 2-4 इसकी आपको याद आई जाएंगी, वो भी उनको याद करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। इनके अलावा बाकी जो जितने फाइल हैं वो सब के सब सीलोमेटा में आ जाएंगे, यानी ट्रू बॉडी कैविटी वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे सीलोमेटा के अंदर आ जाएंगे। तो उसमें जो फाइल आते हैं वो जैसे मोलस्का इसमें आ जाएगा, इसी तरह इकाइनोडर्मेटा आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा है, फिर इकाइनोडर्मेटा है, फिर हेमिकॉर्डेटा है, फिर कॉर्डेटा है। बड़े बड़े ये फाइल और भी छोटे छोटे माइनर फाइल जिनको हम कहते हैं। तो ये सारे फाइल जो हैं वो सीलोमेटा में आए हैं। अब ये सारे जो सीलोमेटा में आए हुए हैं, इन सब में से किसी की भी प्रॉपर्टीज आप लिखना शुरू करते हैं, जब जैसे इकाइनोडर्मेटा को लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमिकली ये किधर है। तो टैक्सोनॉमिकली अगर ये सीलोमेटा के अंदर है तो आपने वो जो 5 प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं वो इसमें बेफिक्र होकर पहले वो लिख देनी है बगैर याद किए। यानी आप इकाइनोडर्मेटा की
मोलस्का की, आर्थ्रोपोडा की, हेमिकॉर्डेटा की और कॉर्डेटा की प्रॉपर्टीज लिखते वक्त यहाँ से बात शुरू करेंगे कि ये ट्रू मल्टीसेलर हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम वाले हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनका ट्यूब लाइक है और इनकी जो सीलोम है वो ट्रू सीलोम है, यानी बॉडी कैविटी जो है वो ट्रू बॉडी कैविटी। अगर इस चार्ट को आप एक दफ़ा अच्छी तरह देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर किसी भी फाइलम की करैक्टरिस्टिक्स लिखते वक्त आपको मुश्किल नहीं होगी और इंडिविजुअली हर एक फाइलम की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको याद रखने का और मिक्सिंग से बचने का जो तरीका है वो भी मैं आपको अगली, जब हम बारी बारी इन फाइला की करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे तो उनमें आपको मैं बताऊँगा।